नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राप्ति एवं भुगतान खाता, है ना। तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि सर प्राप्ति भुगतान खाता कैसे बनाते हैं, इसकी लिखी जानी मदें, इसमें लिखी जाने वाली मदें कौन से होते हैं, कौन से आइटम से लिखे जाते हैं, प्राप्ति पक्ष की ओर क्या लिखते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हम जानने के लिए हम क्या बनाएंगे, प्राप्ति भुगतान खाता। तो प्राप्ति भुगतान खाते का जो प्रारूप होता है ना, जिसको बोलते हैं प्रो फार्मा, है ना। तो ये हम कैसे बनाएंगे ये जानेंगे। प्राप्ति पक्ष में क्या लिखते हैं, पेमेंट्स पक्ष में क्या लिखते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमारे वीडियो को देखना है। अब हमारे वीडियो में आपको प्राप्ति इन पेमेंट्स अकाउंट के लिए आइटम्स यहाँ पे दिखाएंगे। प्राप्ति एवं भुगतान खाता का प्रारूप है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम प्राप्ति एवं भुगतान खाता। अब प्राप्ति और भुगतान खाता आप किसी व्यक्ति का बना रहे हो, संस्था का बना रहे हो, है ना। तो इसमें क्या सबसे पहले आपको उस व्यक्ति या संस्था का नाम डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको डालना पड़ेगा प्राप्ति एवं भुगतान खाता। अब वो कौन सी तारीख है, लास्ट वर्ष के अंतिम दिन बनाया जाता है, तो वर्ष के एंडिंग ईयर की क्या होगी, तारीख दी जाएगी। उसके बाद आपका कॉलम होंगे, तो कॉलम इसमें आते हैं आपके लिए 4 कॉलम आते हैं। कितने कॉलम आते हैं, 4 कॉलम आता है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो आपका जो ये डेबिट साइड होता है, ये वाले पक्ष को हम बोलती हैं प्राप्तियाँ। जितनी भी आपकी रिसिप्ट होगी, जितनी भी आपकी रिसिप्ट्स होगी वो आपकी सब इस साइड होगी। और आपके जितने भी पेमेंट्स होंगे, जितने भी आपके भुगतान पेमेंट करोगे, वो सारे से पेमेंट इधर आ जाएंगे, पेमेंट्स। ठीक है। तो ये 2 साइट होती है आपकी, एक तो होती है प्राप्तियों के लिए और एक होती है भुगतान के लिए। जितने भी आप पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि व्यापारिक संस्था है, ठीक है, तो आपकी ये 2 साइट होती है, प्राप्तियाँ और भुगतान। अब सबसे पहले हम देखेंगे प्राप्तियों में सबसे पहले आपके पास क्या आती है। तो सबसे पहले आपके पास आएगा ओल्ड बैलेंस। ओल्ड बैलेंस में आपके पास जो हस्तस्थ रोकड़ रखी हो, हस्तस्थ रोकड़ केस हो जाए, है ना। आपके पास पुराना जो बैलेंस हो ओल्ड ईयर का, तो वो आपको दिखाना होगा आपके प्राप्ति और भुगतान खाते में। उसके बाद आपके पास यदि बैंक में केस हो, है ना, रोकड़ बैंक में, है ना, तो बैंक शेष हो वो दिखाना पड़ता है। आपकी दूसरी इनकम प्राप्ति होती है इंटरेस्ट फीस। इंटरेस्ट फीस मतलब प्रवेश शुल्क। आपके संस्था में कोई भी व्यक्ति संस्था में प्रवेश कर रहा है तो उसके लिए एक शुल्क निश्चित की जाती है। उस शुल्क को बोला जाता है प्रवेश शुल्क। तो प्रवेश शुल्क आपके लिए क्या होती है, एक प्राप्ति होती है ना। तो इस प्राप्ति को आपको कहाँ लिखना पड़ता है, प्राप्ति एवं भुगतान खाते के रिसिप्ट वाले पक्ष में। ठीक है। इसके बाद आपका आता है दूसरा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब होता है आपका चंदा। अब चंदा भी क्या होता है, कई संस्थाएं ऐसी होती जिनको समाज सेवा के उद्देश्य पर जो काम कर रही है संस्थाएं, उनको क्या करती, बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े संस्थान क्या करते हैं, अपनी ओर से कुछ चंदा वगैरह देते हैं, रिसीव होता है। तो ये जो रिसीव आपको प्राप्त होती है, जितनी भी चंदा वगैरह, दान, ये आइटम प्राप्त होते हैं, तो आपको कहाँ लिखना है, और प्राप्तियों के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। अब इसके बाद आपका आता है इंटरेस्ट रिसीव। आप किसी भी प्रकार की संस्था में किसी प्रकार का इंटरेस्ट, ब्याज वगैरह, या आपने संस्था का पेमेंट किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट किया है, तो उसको इन्वेस्ट करने पे जो ब्याज प्राप्त होता है ना, इंटरेस्ट मिलता है आपको। तो ये इंटरेस्ट आपको कहाँ दिखाना है, आपको प्राप्ति और भुगतान खाते के रिसिप्ट वाले पक्ष में दिखाना है, शो करना है। इसके बाद आपको डोनेशन, दान मिलता है। जैसे चंदा मिलता है वैसे ही आपको क्या मिलता है, डोनेशन, दान। दान भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य दान होता है, एक विशेष दान होता है। सामान्य दान को हम क्या करते हैं, प्राप्ति और भुगतान खाते में लिखते हैं। सामान्य दान होगा आपका तो उसको कहाँ लिखेंगे, प्राप्ति और भुगतान खाते में लिखेंगे। लेकिन जब का विशिष्ट दान होता है, विशिष्ट दान मतलब किसी विशेष कार्य के लिए दिया जाता है, तो विशेष कार्यों के लिए दिया गया दान को हम क्या करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट खाते में नहीं लिखाते हैं। फिर आपका दूसरा अगली आइटम आती है, आपका अगला आइटम रहेगा आपकी संस्था से कोई भी संपत्ति
जो वेस्टेज हो जाती है ना, तो वो सेल करने पर पुरानी संपत्ति बेचने से लाभ। आपकी जो पुरानी संपत्ति होती है उसके बेचने से जो लाभ होता है आपको कहाँ लिखना है, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में। अब ये बहुत सारी संस्था है, जैसे फर्नीचर हो गया अपनी पुरानी संस्था का, तो वो सेल करोगे तो उससे आपको लाभ हो सकता है। स्पोर्ट्स, यदि आपकी संस्था में कोई स्पोर्ट्स कार्यक्रम होते हैं तो स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में भी जो आपको वेस्टेज निकलता है वो भी आप क्या करते हो, सेल कर सकते हो। तो ये सारी आइटम क्या आती है, बेचने से जो आपको लाभ होता है, ये आपको कहाँ लिखना पड़ता है, प्राप्ति एवं भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में लिखना होता है। फिर आपकी संस्था किसी ड्रामा सेंटर से जुड़ी हुई है तो आपकी संस्था को ड्रामा से आय होती है ना, किसी प्रकार का ड्रामा वगैरह से इनकम आय, तो आपकी संस्था का एक और प्राप्ति का साधन हो गया, क्या हो गया, ड्रामा से आय। आपकी संस्था किसी भी प्रकार के ड्रामा सेंटर से जुड़ी हो, किसी प्रकार के कार्यक्रम करती हो, है ना, तो ये संस्थाओं के जो इनकम के सोर्स होते हैं ये होते हैं। फिर इसके लिए आपके पास दूसरा है सेल्स ऑफ वेस्ट पेपर या स्क्रैप। आपकी संस्था में अखबार पेपर होते हैं, है ना, न्यूज़पेपर होते हैं, वो चीज़ें, तो यहाँ आपके पुराने अखबार आदि के सेल से जो वेस्टेज होता है इससे भी आपको लाभ होता है। न्यूज़पेपर वगैरह ये हो गए, है ना, रद्दी पेपर। फिर आपको हो गया इंटरेस्ट सिक्योरिटी प्रतिभूतियों पर लाभ। कंपनी की किसी प्रकार की कंपनी ने किसी की प्रतिभूतियाँ गिरवी रख के रखी है, उस पर जो लाभ ब्याज प्राप्त होता है तो वो आइटम आपके लिए क्या हो जाता है, लाभ या ब्याज लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका अगला है, आपकी संस्था का हॉल वगैरह है, तो हॉल वगैरह आप किसी कार्यक्रमों के लिए जो किराया से देते हो, है ना, तो उसके द्वारा प्राप्त किराया, तो आपकी संस्था के लिए वो क्या हो जाएगा, रिसिप्ट हो जाएगा, है ना, रिसिप्ट। तो ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के हमने डेबिट वाले कॉलम में शो कर दिया है। इसके बाद आपको आपकी संस्था का कहीं पेमेंट फिक्स डिपॉजिट है, तो फिक्स डिपॉजिट, तो इसके लिए आपका आ जाएगा स्थायी जमा पर ब्याज। आपका पैसा कहीं पे स्थायी जमा है ना, इसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट के रूप से जो इनकम होती है, ब्याज इंटरेस्ट मिलता है फिक्स डिपॉजिट पर, तो वो भी आपको कहाँ होता है, प्राप्ति पक्ष के डेबिट पक्ष में शो करना होता है। फिर इसके बाद आपके पास सरकारी अनुदान वगैरह कुछ ग्रांट, जिसको बोलते हैं ग्रांट रिसीव होता है ना, तो ये भी आपको इसी साइड में दिखाना होता है, इसी साइड में शो करना होता है। अनुदान जिसको बोलते हैं, अनुदान अब ये विशेष कार्यों के लिए दिया जाता है, सरकार द्वारा प्रदान होता है ना, तो ये भी आपको इसी साइड दिखाते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रांट। फिर इसके बाद है आपको कानूनी आय, किसी प्रकार के कानूनी तौर पर आपको जो पैसा उधर अन्य कोई इनकम आय, ये आपकी रिसिप्ट के हो गए। आपको जो सदस्यता शुल्क होता है ये आपको क्या होता है, आपको संस्था से जुड़ने का जो शुल्क होता है वो शुल्क रहता है आपका। ठीक है। रिसिप्ट की पेमेंट, रिसिप्ट की मदे होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट से कि देखना होगा, तो पेमेंट से मैं आपको पेमेंट से कहाँ कहाँ संस्था कर रही है, कहाँ कहाँ आपको पेमेंट्स करना है, इस सारी चीज़ों के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको दिखाना पड़ेगा कि हमारी संस्था कहाँ पे एक्सपेंसेस कर रही है, कहाँ पे हमारा पेमेंट जा रहा है। यहाँ से तो हमको इनकम प्राप्त हो रही है इधर से, है ना, बाकी ये जो इनकम प्राप्त हो रही है इनकम का उपयोग कहाँ पे हो रहा है, तो ये सारी चीज़ दिखाने के लिए क्या होता है, कंपनी संस्था की तरफ से एक खाता बनाया जाता है, तो उसके खाते में एक कॉलम होता है पेमेंट्स का, तो पेमेंट्स में आपको दिखाना होगा आपको पेमेंट कहाँ कर रहे हो। तो सबसे पहले आपके पास रहेगा किराया हो गया, यदि जिसको
रेंट या वो कर टैक्स, है ना। तो आपकी संस्था क्या करती है, यदि किराया का हॉल वगैरह है तो किराया पे करती है, उसका टैक्स वगैरह किस प्रकार के है तो वो करती है। आपके इसमें यदि कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है तो उसके वेतन और मजदूरी का इंतजाम भी कौन करती, संस्था द्वारा करा जाता है ना। वेतन और मजदूरी आदि, है ना। वेतन सैलरीज एंड वेजेस का जो पेमेंट होता है ये भी कौन करती है, सरकार के संस्था के द्वारा आपकी किया जाता है। आपको संस्था में किसी प्रकार के फर्नीचर की आवश्यकता है तो फर्नीचर का पेमेंट आपकी संस्था द्वारा किया जाएगा, है ना। फर्नीचर पेमेंट जो होगा आपकी संस्था के द्वारा किया जाएगा, ठीक। इसके बाद आप संस्था के किसी प्रकार के बुक कॉपी, है ना, पुस्तकों का परचेस करना तो पुस्तकों को परचेस करने के लिए, तो ये सारे पेमेंट्स जहाँ पे अपन पेमेंट करते हैं संस्था की ओर से संस्था को दिखाने होते हैं, तो ये सारे पेमेंट्स आपको क्या करना होता है, पेमेंट्स अकाउंट में पेमेंट साइट में दिखाना होता है ना। आपको ज़्यादा पैसा है तो आप कहीं भी उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, विनियोग कर सकते हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी आपका क्या होगा, प्राप्ति भुगतान खाते के पेमेंट बक्से में होगा। फिर आपकी स्टेशनरी वगैरह छपाई, स्टेशनरी छपाई, है ना, वह छपाई का जो व्यय होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी आपको होता है। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिजली व्यय हो गया, जो आपकी संस्था की ओर से किसी प्रकार के बिजली व्यय का पेमेंट कर रही है तो संस्था उसको भी शो करेगी। इसके बाद अन्य किसी प्रकार के अन्य या विविध व्यय, ये भी आपको सारे व्यय यहीं पे शो करना पड़ेगा। जैसे आपकी संस्था का, ठीक है। तो और आपके जैसे आपकी संस्था का विज्ञापन करने का जो पेमेंट होता है, विज्ञापन में जो खर्च होता है, तो विज्ञापन के लिए जो पेमेंट किया जाता है वो भी आपके लिए एक्सपेंसेस होता है ना। आप यदि हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना। और आपको नए वीडियो देखने को मिलेंगे, आपको नए नए टॉपिक्स को समझाएंगे। अब जैसे अगला है, आपकी संस्था क्या करती है, फिक्स डिपॉजिट करती है, स्थायी जमा, फिक्स डिपॉजिट ये हो गया आपका। फिक्स डिपॉजिट का पैसा हो गया ड्राइंग, आहरण वगैरह। आहरण यदि संस्था में से कोई पर्सनल यूज के लिए व्यक्ति अपना स्वयं यूज के लिए निकालता है तो ये भी आपके लिए एक्सपेंसेस हो गया। फिर ऑफिस, है ना, कार्यालय व्यय, कार्यालय व्यय के लिए पेमेंट जो होता है तो ये भी आपके एक्सपेंसेस में प्लस हो जाते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन, है ना, अखबार वगैरह, न्यूज़पेपर अब करती है ना, मैगजीन वगैरह हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, जो पेमेंट्स होते हैं, तो पेमेंट्स कॉलम में आ जाएंगे। इसके बाद गवर्नमेंट्स लोन हो गया, है ना, सरकारी ऋण वगैरह, लोन्स, है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको पेमेंट्स अकाउंट में शो करनी पड़ती है। डाक व्यय हो गया, ये भी आपका इधर ही आ जाएगा। मरम्मत किसी प्रकार की, रिपेयरिंग व्यय, है ना, तो ये आपका पेमेंट्स अकाउंट में पेमेंट साइट में आएगा। फिर रिसिप्ट, चैरिटी हो गई, दान, आपकी संस्था भी आप किसी प्रकार के दान चैरिटीज में देती होगी, है। ये चीज़ें आपके खाते चेक करने के लिए जो अंकेक्षण शुल्क होता है ना, ये शुल्क भी आपको संस्था द्वारा पे करना होता है। आपके खाते वाते देखने वाले व्यक्ति को भी पे किए जाते हैं। मेंटेनेंस शुल्क होता है। फिर आपका इंश्योरेंस, यदि बीमा हो तो ये सारे शुल्क आपको इस साइड करने होते हैं। इसके बाद आपके क्या, यदि आपके रिसिप्ट साइट की ज़्यादा है और पेमेंट साइट कम है तो आपको लास्ट में क्या होता है, शेष बचता है ना। इस साइड का टोटल लगाने पे और इस साइड का टोटल लगाएंगे तो आपका इस साइड का टोटल क्या है, अधिक होता है।
अधिक होने पर आपको क्या प्राप्त होता है? शेष बैलेंस, शेष बैलेंस है ना, शेष बैलेंस। और ये बैलेंस को हमको कहाँ लिखना होता है? लास्ट के क्रेडिट भुगतान साइट, ठीक है। ठीक है, आज के टॉपिक में इतना ही है। हमारे चैनल पे विनर कोचिंग क्लासेस के चैनल पे आप यदि नए हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है।